चुनाव नज़दीक है और उससे पहले होली का त्यौहार है। इसके लिए सरकार यानी कि मोदी सरकार दो बड़े ऐलान आज कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है उसमें एजेंडे में दो मुख्य चीज़ों को शामिल किया गया है, जिससे एक से लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को फ़ायदा होगा, तो वहीं LPG योजना के जरिए आम लोगों को भी फ़ायदा होगा। केंद्र सरकार DA को 4% हाइक कर सकती है। केंद्रीय कैबिनेट आज इस पर अपना मुहर लगा सकती है। अभी अक्टूबर में भी यानी पिछले अक्टूबर में भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। उसके अलावा LPG सब्सिडी स्कीम को भी केंद्र सरकार 31 मार्च 2025 तक बढ़ा सकती है और इसके तहत उज्ज्वला योजना के तहत LPG पाने वाले लोगों को 300 रुपये की सब्सिडी पर सिलेंडर अगले साल 31 मार्च 2025 तक मिलती रहेगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आज कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई है इस उम्मीद के साथ कि दिल्ली वालों को अगली बार बिजली पर सब्सिडी दी जाए या फिर नहीं दी जाए और उसको लेकर सरकार क्या क्या प्रावधान कर सकती है। गौरतलब है कि 1 साल की सब्सिडी देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि दिल्ली सरकार अगर सब्सिडी देती है बिजली के ऊपर तो कितना ज़्यादा भार दिल्ली सरकार के ऊपर पड़ेगा, कितना करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में सरकार चाहती है कि कोई भी गलती ना हो, जो पहले से योजनाएं चलती आ रही हैं उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। गौरतलब है दिल्ली सरकार ने फिलहाल बजट में एक नई स्कीम भी शुरू करी। दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने मिलेगा और ऐसे में अब इस नई स्कीम के साथ दिल्ली में पहले से चलती आ रही फ्री बिजली और फ्री पानी की सुविधाओं को आगे बढ़ाने की योजना पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। ये देखना होगा कि बजट में प्रावधान देने के बाद अब दिल्ली सरकार को ये भी तय करना है कि आखिर जितना भी बजट अलॉटमेंट किया गया है उसका खर्चा और वो पैसे किस तरीके से आम जनता को राहत देने के लिए तैयार किए जाएँ और उसको लेकर तमाम योजनाएं भी आगे बढ़ाई जाएँ। कैमरा पर्सन विजय के साथ न्यूज़ 24। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां जुट चुकी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से लेकर धर्मतल्ला तक एक पदयात्रा कर रही है। देखिए, जिस तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज के दिन नारी दिवस के रूप में ये रैली निकली हुई है। नारियों की संख्या इसमें ज्यादा है और जिस तरह से नारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा महिलाओं के लेकर किस तरह से महिलाओं को मजबूत किया जाए और पश्चिम बंगाल में कई ऐसे महिलाओं को लेकर योजना चला रही है और जिसी के तहत में देखिए आज नारी के दिवस में यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पदयात्रा है, रैली निकाल रही है और तमाम महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से लेकर धर्मतल्ला पे यहाँ पे अब पहुंचेगी और कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को कैसे मजबूत किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इसी फंडे पे बीजेपी भी तमाम यहाँ पे सभाएं कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, महिलाओं के साथ सम्मेलन किए थे, तो कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और महिला जिधर जाएंगी उसी पार्टी की जीत होगी। इसी के तहत वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे पश्चिम बंगाल से ज्यादा सीटों को जीता जाए, इसकी रणनीति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तैयार कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा तैयारी शुरू की जा चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र के मायावती गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी मत्तापच्ची जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर थे। इस दौरान मायावती के नेता उनके संपर्क में थे। अमित शाह ने मायावती नेताओं के साथ लंबी बैठक भी की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। दिल्ली में भी लंबी चर्चा चली, बातचीत का लंबा दौर चला और उसके बाद लगभग मायावती में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। सूत्रों की माने तो राज्य की 48 सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीट, तो वहीं शिवसेना शिंदे के खाते में 10 से 13 सीट और एनसीपी अजित पवार गुट को 5 से 8 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि शुक्रवार या शनिवार तक इसकी औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शिव भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर घाटी में यहाँ श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पहुंचकर हजारों लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि जो सपना उन्होंने साल 2014 में जम्मू कश्मीर के लिए देखा था, जम्मू कश्मीर रफ्तार के साथ उसी विकास की गाड़ी पर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आगे भी जम्मू कश्मीर में इसी तरह से विकास होता रहे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों को मुफ्तीज, अब्दुल्लाज और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने किस प्रकार से अपने दौर में न केवल सरकारी नौकरियों में बड़े घोटाले किए, जिसमें जेके बैंक का उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया, बल्कि जो केंद्र से जम्मू कश्मीर को खजाने मिलते थे वो भी उन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसके साथ
साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वो समय बीत चुका है और आने वाला समय जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली का होगा। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, 24। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच अब भी नहीं सुलझ पाया है। बुधवार के दिन वर्ली के 5 सितारा होटल में महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई। बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे के साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर भी मौजूद थे। करीब 3 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने दावा किया है कि उनकी पार्टी राज्य की 48 लोकसभा सीट में से 6 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, लेकिन एमवीए के प्रमुख दल प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को इतनी सीटें देने के लिए राजी नहीं है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट वंचित बहुजन आघाड़ी को 2 से 3 सीटें देने के लिए तैयार है। अब महाविकास आघाड़ी की अगली बैठक 9 मार्च को होगी, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला होने का अनुमान जताया जा रहा है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। जल्दी ही लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। उससे पहले राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची को तैयार करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने 25 में से 15 प्रत्याशियों के नामों का पहला ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस की बारी है और कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव के दौरान बीजेपी ने जिस तरह से राजस्थान में सांसदों को विधायक का टिकट चुनाव लड़ाया था, उसी तरह राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को सांसद का चुनाव लड़ा सकती है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि जो 3 प्रत्याशियों के पैनल के नाम हाईकमान तक पहुंचे हैं, उसमें से पार्टी हाईकमान किस रणनीति के आधार पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करता है। वहीं बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची को लेकर माथापच्ची शुरू कर दी और जल्दी ही इसे जारी कर दिया जाएगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के बांसवाड़ा होते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज गुजरात में प्रवेश कर रही है। पहला पॉइंट है दाहोद जिला। दाहोद जिले के जालोद से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में प्रवेश कर रही है और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह का माहौल है। बड़े बड़े कटआउट, लोगों का हुजूम, फ्लैग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए। और तमाम गुजरात के नेता, वरिष्ठ नेता, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, तमाम लोग यहाँ पर इस समय दाहोद में आ चुके हैं। 400 किलोमीटर की पूरी ये 4 दिनों की यात्रा रहेगी, जिसके तहत राहुल गांधी गुजरात के 7 जिलों से गुजरेंगे और इस दौरान वो 27 नुक्कड़ सभाएं करेंगे, 6 बड़ी जनसभाएं करेंगे और इसके अलावा अलग अलग मीटिंगों में हिस्सा भी लेंगे। और 4 दिनों के बाद में जालोद से जो एंटर हुई थी गुजरात में यात्रा, वो बारडोली होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। अब से कुछ ही घंटों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। नीतीश कुमार इंग्लैंड के साथ साथ स्कॉटलैंड भी जाएंगे और नीतीश कुमार का यह विदेश यात्रा कुल 6 दिनों की होगी। इंग्लैंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साइंस सेंटर का भ्रमण करेंगे और वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जब वापस आएंगे तभी कैबिनेट का विस्तार होगा। 6 मार्च को संभावित रखा गया है कि उसी दिन बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा। दूसरी तरफ अगर एनडीए में सीट शेयरिंग की लेकर अभी तक कोई फाइनल बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर जदयू की माने तो जदयू का ये कहना है कि 16 हमारी सिटिंग सीट है और उससे हम समझौता नहीं करेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार राममय हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में अब राम वन गमन पथ को लेकर अब यहाँ पर रास्ता साफ हो गया है। इस योजना को और तेजी से काम किया जाएगा। दरअसल राम वन गमन पथ जो है वो एक ऐसी योजना है जिसके तहत भगवान राम
जब जिस वनवास के दौरान जिस पथ पर निकले थे उसे विकसित किया जाएगा आध्यात्मिक तौर पर। लेकिन इस योजना के तहत अब चित्रकूट में आज बड़ा कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और उन्होंने यहाँ पर शिलान्यास किया इस योजना के तहत। साथ में जो चित्रकूट में एक और बड़ा कार्य हुआ है कि जो पूरी योजना आपको बता दें कि इसमें स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 25,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत का एक चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का भी उद्घाटन किया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ रुपेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। बिहार विधान परिषद में इस बार पहली बार भाकपा माले का भी कोई सदस्य अपनी आवाज बुलंद करेगा। ऐसा पहली बार होगा जब भाकपा माले का कोई सदस्य बिहार विधान परिषद का सदस्य बनेगा। दरअसल इस बार एपोआ की राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि यादव को महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है और शशि यादव इस बार बिहार विधान परिषद में महागठबंधन की तरफ से जाएंगी। ये पहली बार हुआ है। एपोआ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते शशि यादव इससे पहले भी बांकीपुर का चुनाव लड़ चुकी थी और इस बात की जानकारी भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दी है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के लिए 11 सदस्यों के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया। हालांकि इस बार आरजेडी के तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बीजेपी के तरफ से मोहम्मद शाहनवाज हुसैन जो पूर्व मंत्री हैं वो भी होने वाले हैं। हालांकि इन लोगों ने अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही इन लोगों की भी नामांकन दाखिल करने की चर्चा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के धाराशिव के कलेक्टर डॉक्टर सचिन उम्बासे का एक पत्र फिलहाल महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन चुका है। सचिन उम्बासे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और पत्र में कहा गया है कि मराठा समाज इस समय नाराज चल रहा है तो एक लोकसभा सीट पर सैकड़ों मराठा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो ऐसे में फिर चुनाव किससे कराया जाए? दरअसल एक जो ईवीएम मशीन होती है उस पर 16 उम्मीदवार हो सकते हैं और उसे 24 मशीन अटैच किया जा सकता है, यानी 384 उम्मीदवार अगर चुनावी मैदान में होते हैं तो ये वोटिंग जो होती है वो वोटिंग मशीन से की जा सकती है। लेकिन 384 से भी एक भी ज्यादा उम्मीदवार हुआ तो वोटिंग बैलेट पेपर से हो सकती है। तो ऐसे समय में बैलेट पेपर इतना लंबा कहां से लाए और इसकी तैयारी कैसे करें, इस पर प्रकाश डालने के लिए चुनाव आयोग हमारी मदद करे, ये सचिन उम्बासे ने कहा है। दरअसल जानकारी मिली है कि मराठा समाज नाराज है और महाराष्ट्र की हर लोकसभा सीट पर 1000 से 2000 उम्मीदवार एक चुनाव क्षेत्र में उतारने की वो तैयारी वहां पर कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। न्यूज़ 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर। आज हम हिस्सा बने हैं भारतीय सेना के जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए सेना के बहादुर जवान 24 घंटे सरहद की रक्षा करते हैं। ये आप देखिए, आपको यहाँ पर सेना के वो बहादुर जवान दिखेंगे जो हर समय हर मौसम में अपनी ड्यूटी देते हैं और इनका मकसद होता है हमारी आपकी हिफाजत करना। अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हम और आप सुरक्षित हैं, तो केवल इन बहादुर जवानों की वजह से। आप देखिए कि इस समय तनाव बेहद ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि लगातार सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में बने लॉन्च पैड में बेहद ज्यादा तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो इस फिराक में हैं कि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन ये वो बहादुर जवान हैं जिनके होते हुए कोई आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी हमारी सरहद में पर नहीं मार सकता। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा, सुंदरबनी सेक्टर। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक आज शाम 6 बजे हो सकती है और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के फाइनल नाम की भी चर्चा हो जाएगी। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा समिति में शामिल अन्य नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने अभी तक आम चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है और ऐसे में जिस तरीके से खबर आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि वो इस वक्त केरल के वायनाड से सांसद हैं, वहीं प्रियंका गांधी को लेकर भी खबरें तेज हैं कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि 15 तारीख से पहले लोकसभा के तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 100 से ऊपर नामों की घोषणा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों को वोट बैंक की राजनीति के रूप में ही देखा है। यूपी के जनपद आगरा में अनुसूचित जाति सम्मेलन के दौरान जेपी नड्डा ने 5198 करोड़ रुपए की 124 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नड्डा ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास चाहती है। नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा खंडित करने वाले नारे दिए हैं। बीजेपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया, कांग्रेस ने उनकी अनदेखी की है। नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने दलितों को गुमराह किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि दलित की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। बीजेपी ने केंद्र में बाला दलितों को मंत्री बनाया है। साथ ही साथ परिवारवाद का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस सिर्फ परिवार की पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि दलितों और गरीबों को उनका असली अधिकार बीजेपी ने ही दिलाया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आखिरकार सीबीआई को कस्टडी मिल गई और सीबीआई ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है। कोलकाता में हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने शाहजहां शेख को अपनी कस्टडी में ले लिया है। सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी ईडी अफसरों की टीम पर हमले के मामले में मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने सीआईडी से शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया तो सीआईडी ने इसका विरोध किया। राज्य सरकार की तरफ से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद सीबीआई की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ बंगाल पुलिस के मुख्यालय पहुंची और करीब 3 घंटे लिखा पढ़ी के बाद शाहजहां शेख को हिरासत में ले लिया। शाहजहां शेख से पूछताछ में कुछ ऐसी जानकारी भी निकल सकती है, ऐसी बातें भी सामने आ सकती हैं जिससे टीएमसी को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ सियासी गणित भी प्रभावित हो सकते हैं। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली एनसीआर वासियों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। राहत की खबर है कि सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए की कटौती की गई है। कल महाराष्ट्र में भी सीएनजी के दामों में कटौती की गई थी और अब सीएनजी के दाम दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर 2.5 रुपए की कटौती है। ऐसे में अब जो दाम है वो अगर बात की जाए, दिल्ली में पहले दाम थे 76 रुपये 59 पैसे, अब 74 रुपये 9 पैसे। नोएडा 81 रुपये 20 पैसे पहले था, अब 78 रुपये 70 पैसे पहुँच चुका है। वहीं ग्रेटर नोएडा 81 रुपये 20 पैसे पहले था, अब 78 रुपये 70 पैसे। गाजियाबाद 78 रुपये 70 पैसे अब पहुँच चुका है। वहीं गुरुग्राम की बात की जाए तो 80 रुपये 12 पैसे अब दाम पहुँच चुके हैं। ऐसे में लोगों के लिए राहत की खबर है कि चुनाव से पहले सीएनजी के दामों में कटौती हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर कुछ और भी रियायत मिल जाए, यानी कि कटौती और भी हो जाए तो राहत मिल जाएगी। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की दस्तक आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनाई दी। नौजवानों और महिलाओं को किसान नेता क्यों अपनी ढाल बना रहे हैं और क्यों ना इनको चेन्नई जेलों में भेज दिया जाए। और वहीं पर खनौरी में जो शुभकरण की मौत हुई थी उसको लेके भी हाई कोर्ट काफ़ी सख्त दिखाई दिया और हाई कोर्ट ने 0 FIR के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने इस मामले की जो जांच है वो एक सेवामुक्त न्यायाधीश से करवाने का भी निर्णय लिया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के बराबर के दोनों सरकारों के बराबर के अधिकारी भी शामिल होंगे। फ़िलहाल अब सभी की नज़रें इस न्यायिक कमीशन के ऊपर लगी हुई हैं कि आखिर न्यायिक कमीशन किस तरह की जांच करेगा। बेशक पंजाब सरकार द्वारा भी कहा गया है कि पूरी तरह से जो जांच है वो पारदर्शी ढंग से की गई है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के अपने वादे को पूरा करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में किसानों के बीच संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। लखनऊ में आज शाम संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही बुलाई गई अपनी कैबिनेट बैठक में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के अपने वादे को पूरा कर दिया। इस संबंध में योगी सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर उसे पारित कर दिया। अब ट्यूबवेल पर बिजली का कोई भी बिल लागू नहीं होगा। नलकूप पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी और उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा किसान इसका सीधा लाभ उठाएंगे।
किसानों के लिए यूपी सरकार की तरफ से किए गए कामों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए संकल्प से सिद्धि तक का आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने सिंगल बेंच के आदेश को संशोधित करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत जो एडमिशन होते थे उसमें अब वार्षिक आय को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। दरअसल अभी तक ये 1 लाख था। अरोड़ा की बेंच ने 5 दिसंबर के फैसले से सिंगल बेंच की ओर से जारी किए गए कुछ निर्देशों पर रोक लगा दी है, जिसमें आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक सालाना कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया। सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार को माता पिता की ओर से आय की खुद से घोषणा की व्यवस्था को तुरंत खत्म करने और स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन को लेकर एक उचित ढांचा बनाने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील ने डिवीजन बेंच से कहा कि आय सीमा में अचानक बढ़ोतरी से 1 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के योग्य उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा था कि जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन होते थे उसमें जबरदस्त धांधली सामने आ रही थी, यानी कि जो संपन्न परिवारों से थे वो भी कोटा के तहत ईडब्ल्यूएस के कोटे में एडमिशन करा रहे थे और इसी वजह से ये बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आया है। कैमरामैन भरत रावत के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा यूपी का जौनपुर जिला। भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या। 2012 में धनंजय सिंह की पत्नी के खिलाफ लड़ा था विधानसभा चुनाव। जौनपुर में दिन दहाड़े भाजपा नेता प्रमोद कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना आज सुबह की है। बोधपुर गांव के पास बाइक पर सवार आए 3 बदमाशों ने प्रमोद कुमार यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बदमाशों ने निमंत्रण पत्र देने के बहाने प्रमोद कुमार यादव को रुकवाया और उसके बाद बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। भाजपा नेता की हत्या की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं हत्या की जानकारी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस की टीम आनन फानन पर घटनास्थल पहुंची, जांच में जुटी। वहीं पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में इन दिनों तेंदुए ने अपना आतंक मचाया हुआ है। जम्मू संभाग के रियासी, डोडा और उधमपुर जिले में लगातार तेंदुआ गांव वालों पर हमला कर रहा है, मवेशियों को अपना निवाला बना रहा है। हालांकि प्रशासन ने कई जगहों से इस आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया है और बाकी भी जो बचे हुए तेंदुए हैं जो लगातार रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रहे हैं, जो दुधारू पशुओं को अपना निशाना बना रहे हैं, अपना निवाला बना रहे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाएगा। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वो रात के समय अपने घरों से बाहर ना निकलें। तेंदुए को पकड़ने के लिए चाहे वन्य जीव विभाग हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, जगह जगह पर पिंजरे लगा रहा है। प्रशासन की यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम तेंदुए जो आदमखोर बने हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।